गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, हमारी जो एलिमेंट्स की बुक की 10.7 एक्सरसाइज चल रही है 10 चैप्टर की, ठीक है। उसके हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर से कुछ मेन प्रॉब्लम मैं सोल्व करता हूँ। आज आपने 10.7 एक्सरसाइज एलिमेंट्स की बुक की कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। मतलब आप एक ऐसे पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करिए जो इन दोनों लाइन से क्या है, सेम दूरी पर है। तो देखो बेटा, ये जो आपको लोकस वर्ड मिल रहा है, पहले आप इसका मतलब समझिए क्या चीज़ होती है लोकस। और आज के बाद हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, जब तक पढ़ते हैं। व्हाट इज लोकस? लोकस क्या होता है बेटा? इट इज ए पाथ। लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाई a point moving under a particular condition, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब कोई पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हुए प्लेन के अंदर घूमता है, तब वो जो पाथ बनाता है उस पाथ को ही उस पॉइंट का लोकस कहा जाता है, ठीक है। जब वो ये कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इसका मतलब वो उस पाथ को फाइंड करने को कहता है, ठीक है। जो वो पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हुए प्लेन में जब घूमता है तब क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो लोकस इट इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाई ए पॉइंट मूविंग अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन इन द प्लेन। तो प्लेन के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रहते हुए जो पॉइंट मूव करता है, तब वो पॉइंट जैसा जो पाथ बनाता है उस पाथ को क्या कहते हैं, उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। और जब आपसे लोकस पूछा जाता है किसी पॉइंट का, इसका मतलब उस पॉइंट के उस बनाए हुए पाथ की इक्वेशन कैलकुलेट करने को कह रहा है। पाथ कैलकुलेट करने का मतलब उस पाथ की इक्वेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो किसी पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है कि अगर मान लीजिएगा आप उस पाथ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो एक पॉइंट का पाथ है जब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हुए प्लेन में घूम रहा है तब बना रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक पॉइंट के द्वारा बनाए गए पाथ का इक्वेशन जब वो पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में रह करके और प्लेन में घूमता है तब बनाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट का बनाया हुआ वो पाथ? देखो इसकी एक प्रोसेस है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सबसे पहले जिस पॉइंट का आपको लोकस कैलकुलेट करना है उसके कोऑर्डिनेट आप क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा। सेकंड स्टेप, यूज द ऑल कंडीशंस ऑफ इन द क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर सभी कंडीशंस को यूज करिए एंड फाइंड ए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा मतलब जो आपका पॉइंट आपने कंसिडर किया है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन ले आइए, ठीक है। थर्ड, रिप्लेस, जब आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाए देन रिप्लेस द अल्फा विद एक्स वेरिएबल जर्नल वेरिएबल एंड बीटा विद वाई। बीटा को किससे रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से, तब आपके पास क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का लोकस आ जाएगा। तो ये छोटी सी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। हमेशा इसको याद रखेंगे जब तक आप मैथ पढ़ते हैं। किसी पॉइंट के लोकस का क्या मतलब होता है, जब वो आपसे उस लोकस की इक्वेशन कैलकुलेट करवाता है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप जिस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मानो। उसके बाद उस क्वेश्चन में जितनी कंडीशन है या वो पॉइंट जिस कंडीशन में प्लेन में मूव कर रहा है वो सारी कंडीशन यूज करके आप अल्फा और बीटा का एक रिलेशन ले आओ। उसके बाद अल्फा को एक्स और बीटा को वाई से रिप्लेस करो, देन यू कैन गेट योर इक्वेशन ऑफ योर पाथ, ठीक है। अब मतलब उस लोकस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिएगा मैं जो ये क्वेश्चन करूंगा अब आपको पता चल गया होगा क्या करेंगे आप। वो क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइन, जो पॉइंट इन दोनों लाइन से सेम दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट लाइन है,
ठीक है, मैं यूँ बना लेता हूँ, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू बना रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, सेकेंड लाइन है। कैसे भी हो सकते हैं, ये आपने ग्राफ नहीं बनाया दोनों लाइन का, ये ओवरव्यू बनाया क्वेश्चन का। 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जिस पॉइंट को मैं P मानता हूँ। इनिशियली इसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। एक ऐसे पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना जिस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम। मतलब d1 इज इक्वल टू d2। मतलब आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट की जो नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, d1 एंड d2 आर इक्वल। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करते हैं तो स्टार्टिंग में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, अल्फा बीटा। मतलब मेरे को ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जिसकी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। तो स्टार्टिंग में मैं अपने कोऑर्डिनेट के रिलेशन क्या मान ना, मैं अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा जिसका लोकस कैलकुलेट करना है, अल्फा एंड बीटा। अब देखो मैं ऊपर से अप्लाई करके दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन में ये पॉइंट क्या कंडीशन है इस क्वेश्चन में और किस कंडीशन पर ये पॉइंट प्लेन में मूव करता है, उनका यूज करके अल्फा और बीटा का एक रिलेशन कैलकुलेट करो। किस कंडीशन पे मूव कर रहा है, इस P पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस P पॉइंट की नीचे वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू d2। तो व्हाट इज d1, d1 क्या है बेटा, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में x की जगह रखो, y कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में y की जगह रखो, और लाइन की इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में ला करके उसको मत छेड़ो, मॉडुलस यही होता है ना, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा की जगह वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन में वाई की जगह। आपकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ठीक है, और उसका क्या ले लेना है अपने, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज d1। d1 क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 डिवाइड बाई रूट 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके इस P पॉइंट की पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसी P पॉइंट की दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं d2 कहता हूँ। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पहले तो आपने लाइन की इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 में लिख लेना है जब आप किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपने पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह, वाई कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में वाई की जगह, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन के अंदर राइट साइड के अंदर उसको मत छेड़ो, मैग्नीट्यूड सबका डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो आपका जो d2 आता है वो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 डिवाइड बाई रूट 50। ये क्या आ गया, आपके पॉइंट की दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपका पॉइंट किस कंडीशन में प्लेन में मूव करता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इज सेम, d1 इज इक्वल टू d2। तो d1 कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कितना आएगा, 7 अल्फा d2, 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 डिवाइड बाई कितना है, रूट 50। रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 25 इंटू 2, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 25 का रूट 2 बचेगा। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 5 को इधर लिखता हूँ या रहने दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 का मैग्नीट्यूड 1/5 टाइम्स ऑफ 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20। ये आ गया। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या इसको सोल्व करना आता है। एक कंसेप्ट को समझिएगा, ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, एक कंसेप्ट समझना है, याद रखना है इसको। अगर आपके पास इधर भी मॉडुलस है और इक्वेशन के इधर भी मॉडुलस है, तो इस सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये मोड है, ये प्लस माइनस दोनों साइन से ओपन हो सकता है, ये भी प्लस माइनस दोनों साइन से ओपन हो सकता है, सही है। अब इस इक्वेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। क्या क्या, एक इधर से प्लस एक्स लिया जाए, उधर से भी प्लस वाई लिया जाए, इधर से प्लस एक्स लिया जाए, उधर से माइनस वाई, क्योंकि इधर भी 2 पॉसिबिलिटी, इधर भी 2। इधर से माइनस एक्स कंसिडर हो, उधर से प्लस वाई, और इधर से माइनस एक्स तो उधर से भी क्या, माइनस वाई। तो अगर दोनों साइड आप प्लस माइनस में मॉडुलस ओपन करोगे तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। इन चारों के अंदर ये पॉसिबिलिटी एक है,
ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो ये दोनों क्या कर गई, एक ही हो गई। अरे x इज इक्वल टू वाई, मतलब अब मैं क्या देखूंगा कि इन दोनों साइड से, अगर दोनों साइड के वेरिएबल के मॉडुलस को प्लस माइनस में ओपन करने के बाद चार सिचुएशन बनती है, मतलब ये इक्वेशन चार तरीके से ओपन होती है। इन चारों में ये दोनों एक हैं और इन चारों के अंदर ये दोनों भी एक हैं। x इज इक्वल टू माइनस वाई कह लो या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई कह लो, इन दोनों को मिला करके क्या कंडीशन बनती है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। और फर्स्ट और फोर्थ को मिला के क्या कंडीशन बनती है, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई के दो सॉल्यूशन होंगे डिफरेंट, मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y के चार सॉल्यूशंस के अंदर से दो डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं नेट, एक तो x इज इक्वल टू वाई और एक x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो कभी भी आपको मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है तो एक बार x इज इक्वल टू वाई लिख लीजिए और एक बार x इज इक्वल टू माइनस वाई, और वो मैंने आपको बता दिया है कि इन चारों में से दो ही रिजल्टेंट आपके अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, एक बार तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको प्लस के इक्वल ओपन करूंगा राइट साइड को, ये क्या है, x का मॉडुलस, ये y का मॉडुलस, ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म है 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20। ठीक है, इसको सोल्व करो तो 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ना 5 बीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20। इधर ले आओ, नेट कितना बचता है, 5 अल्फा 7 अल्फा इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फा, अगर वो बीटा इधर आएगा तो प्लस का 4 बीटा बेटा, प्लस 20 और 20 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब -2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। एक आपके पास उस पॉइंट का लोकस ये आता है, अगर अब मैंने क्या किया है, उस पॉइंट की कंडीशन अप्लाई करके d1 इज इक्वल टू d2 इस कंडीशन में वो प्लेन में मूव करता है तो यहाँ से अल्फा 2 बीटा आता है। अब अल्फा को x से और बीटा को लास्ट में क्या कर देते हैं, जब हमारे पास जिस पॉइंट का हमें लोकस कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो अल्फा और बीटा माने थे उनमें रिलेशन आ जाता है। तो लास्ट में तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था लोकस कैलकुलेट करने का, अल्फा को एक्स से रिप्लेस करो और बीटा को वाई से रिप्लेस कर दो जब आपके उस पॉइंट के अल्फा और बीटा का रिलेशन आ जाए। तो इसका एक इस पॉइंट का लोकस क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 विच इज ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होगा, आप इसको माइनस से ओपन करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू, माइनस से ओपन करेंगे तो -1/5 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 20। ये दो ही सॉल्यूशन होंगे ना, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y के दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो x इज इक्वल टू एज इट इज y और एक x इज इक्वल टू -y। इसको सोल्व करोगे तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 20 इज इक्वल टू -7 अल्फा माइनस का बीटा और माइनस का 20। कितना हो जाएगा, इधर 7 अल्फा आएगा तो 12 अल्फा, ठीक है, प्लस 6 बीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कितना होगा, ये कितने से कैंसिल हो सकता है, 2 से, 6 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का रिलेशन कैलकुलेट कर दिया। तो जिस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालनी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाता है तो आप अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर दो, देन यू गेट द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द लोकस। उस लोकस का जो पाथ बनता है उसकी इक्वेशन आपके पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो हमने 9th क्वेश्चन किया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और सेकंड 6x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे अब। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करते हैं जब कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हुए प्लेन के अंदर मूव करता है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का, क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन विच आर पैरेलल टू। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का ये क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स। ठीक है, और मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू, विच आर पैरेलल टू, विच आर पैरेलल टू। उन लाइन की इक्वेशन बताइए जो किसके पैरेलल हैं, √3x प्लस वाई प्लस 2, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ, एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ
3 यूनिट्स फ्रॉम इट। समझिएगा आप इस क्वेश्चन को, क्या कहता है वो आपसे कि आप ऐसी दो लाइन की इक्वेशन बताओ जो दो लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं जिसकी इक्वेशन गिवन है, और 3 यूनिट डिस्टेंस दूर है इस लाइन से। ठीक है, इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस लाइन के पैरेलल हैं, इसका मतलब मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है ना, वो दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं जो गिवन लाइन है। अब गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। वो क्या कह रहा है, ऐसी दो लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है, और इस लाइन से वो जो दोनों लाइन है, ठीक है, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। मतलब उन दोनों लाइन की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है, अब देखो ऐसी दो लाइन की इक्वेशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, आप दो को छोड़ो, आप दो को छोड़िए, दो अपने आप आ जाएंगी। आप ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखो सिर्फ जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इस गिवन लाइन से 3 यूनिट डिस्टेंस दूर है। मतलब मेरी ये लाइन गिवन लाइन है L1, मैं L लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, ठीक है, जो L लाइन इस गिवन लाइन से कितना यूनिट डिस्टेंस दूर है, 3 यूनिट डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम किसी भी लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन पॉसिबल होती है उन सब की इक्वेशन लिखना जानते हैं। अब जो लाइन √3x प्लस वाई प्लस 2 के पैरेलल होंगी उन सभी लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, उन सभी लाइन की इक्वेशन जो किसके पैरेलल हैं, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं उन सब लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, √3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अरे उन बाकी लाइंस के अंदर जो लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल हैं उन लाइन के अंदर क्या फर्क होगा इन लाइन की इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, सिर्फ कांस्टेंट टर्म के अंदर। अब √3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 क्या करता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये √3x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 क्या है बेटा, इस गिवन लाइन के पैरेलल इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइन पॉसिबल है ये उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उन सब की ये जर्नल इक्वेशन है। अब वो लाइन जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है उन सब को ये क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, ये L लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ये L लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, उन सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अब उस ये अगर ये L लाइन उन सब लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो जब आप इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करने लगोगे ना तो ये आपके पास सभी लाइन की इक्वेशन बता देगी जो इसके पैरेलल हैं। अब बताइए हमें वो क्या कह रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो और इससे 3 यूनिट डिस्टेंस दूर हो। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन, ऐसी लाइंस की जर्नल इक्वेशन हमने लिख ली है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, ये क्या कहा उसने कि इन दोनों ये अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन यही होगी। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। अप्लाई करो, d इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 3, C2 माइनस C1 मतलब सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म माइनस फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। ये सेकंड माइनस फर्स्ट की कांस्टेंट टर्म का कोई मुद्दा नहीं है। ये C2 माइनस C1 का मतलब आप C1 माइनस C2 का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, जितना C2 माइनस C1 का मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही C1 माइनस C2 का आएगा। ठीक है, उतना ही C2 माइनस C1 का आएगा। अब क्या करेंगे, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ आपकी लाइन की इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो 3 इज इक्वल टू k माइनस 2 का मैग्नीट्यूड। कोई बच्चा यहाँ 2 माइनस के लिख देता है, कुछ दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या होगा, दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। लेकिन दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तब लेना है जब दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के या तो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, फिर चाहे कौन से की कांस्टेंट टर्म में से कौन से की भी घटा देना। √3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इधर आएगा तो 6, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये मॉडुलस किस साइन से ऊपर होगा, दोनों से, क्योंकि आपको क्या पता अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है किसी k पर, अंदर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, और अगर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 6 तो k माइनस k इज इक्वल टू +4, तब k आएगा -4। अब k की कितनी वैल्यू आई, 2, एक तो +8 और एक -4। इसका मतलब
√3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और √3x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसी दो लाइन है, अपने आप आ गई ना, क्योंकि ये जो एल लाइन है ना, ये इस गिवन लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है ये उन सब की जर्नल लाइन है। ये क्या करती है, इस L1 लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सब को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी इक्वेशन क्या करेगी, इस जर्नल लाइन की जो इक्वेशन होगी, ऐसी लाइन जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल जितनी लाइन है सबको रिप्रेजेंट करती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, उस गिवन लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सब की इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इसको सोल्व किया तो आपके पास कितनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, √3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ऐसी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी डिस्टेंस इस L1 लाइन से कितना है, 3 यूनिट है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे, नहीं तो आप ये जो एक्सरसाइज है 10.7 अब इसको कंप्लीट कर लेंगे।